भारतीय संविधान का स्वरूप संघवादी है या एकात्मक है या अर्थसंघात्मक है। ये तीन रूप में भारतीय संविधान को विद्वानों ने देखने का कार्य किया है। लेकिन वास्तविकता का आलम है कि जब हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक ही होता है। यह प्रश्न बीसीएस एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं मेंस के रूप में कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। यदि आपको संघात्मक कहा जाता है तो संघात्मक को तर्क से लिखना है। यदि आपको यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप एकात्मक है तो एकात्मक को तर्क से लिखना है। लेकिन लास्ट में उसको लिखना है कि भारत सहयोगवादी संघवादी व्यवस्था की ओर व्यवस्थित है, यानी संघवाद की श्रेणी में रखेंगे। विश्व के संविधान को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक संघात्मक, दूसरा एकात्मक। अर्धसंघात्मक जैसी स्वरूप नहीं होती है, लेकिन भारतीय संविधान के में विद्वानों ने यह कहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, एकात्मक है और अर्धसंघात्मक है। तीन रूप में विद्वानों की कैटेगरी को बांटा जाता है। भारत में संविधान की व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट जो बताती है वो व्याख्या ही आधार बताता है। संविधान सभा में भी यह बात प्रश्न चिन्ह था, क्या भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इस पर अधिकांश विद्वानों ने अपनी तर्क और दलील भी दिया है और तर्क दलील भी सही है। एकात्मक संविधान में एक ही शक्तियां हावी हो जाती है, लेकिन भारत के भीतर में एक ही शक्तियां नहीं है। भारतीय संविधान का पहला शब्द जो प्रस्तावना में हम भारत का लोग बताता है, हम भारत का लोग जितनी आबादी है वो सब भारतीय हैं। यही समूहीकरण है। प्रस्तावना यह ज्ञात करता है कि भारत का संविधान जो है वह संघात्मक है। जैसे हम भारत के लोग से भारत का संविधान आरंभ होता है तो सभी भारतीय हैं, सबका भारत है और भारतीय गुण को धारण करते हैं। देश की अर्थ की नाम की परिभाषा भी यही दिया गया है, जो अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहता है वही भारतीय है। तो भारत शब्द भा मतलब ज्ञान, रथ मतलब उस दिशा में चलने वाला, ज्ञान के दिशा को प्राप्त करने वाला ही भारतीय कहलाते हैं। तो ज्ञान अमूल्य निधि होती है जिसको सर्वत्र परखा जा सकता है इस रूप में कि भारतीय संविधान का स्वरूप अब कैसे है। भारत का निर्माण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहती है, पहला प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग कहता है। दूसरा यह कहता है कि यह जो हम भारत का लोग है इससे जुड़ा हुआ जितने उदात्त मूल्य प्रस्तावना के भीतर में है वो संघवाद की ओर इंगित करता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है संविधान का। दूसरा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर ये भारत बना है, ये संघ है, इस संघ का नाम भारत है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। इस मुल्क को दो नाम से जाना जाता है, भारत और इंडिया। लेकिन अभी ये काफी चर्चित बात भी था, इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान कहती है, लेकिन भारत दैट इज इंडिया के रूप में ये G20 के सम्मेलन में पहली बार प्रकाश में आया था। लेकिन सच का आलम है जो भारत की जो व्यवस्था है, उसकी सिविलाइजेशन है, उसकी जो कल्चर है, भारत दैट इज इंडिया ही होना चाहिए। इंडिया नाम से हम यूएन में रजिस्टर्ड कराए हैं, इसलिए इंडिया नाम को ये भी यहाँ रखना जरूरी हो गया था। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य की संख्या 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों का जो मिलन हुआ है, ये मिलन का केंद्र बिंदु ही हमारा यूनियन बनता है और इसी यूनियन से यह संघ बना जिसका नाम भारत है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह यूनियन के रूप में है, ये एकता को प्रदर्शन करता है और ये एकता व्यवस्था ही ला करके एक अखंड भारत की कल्पना भी करता है। संघ राज्य शब्द का जिक्र संविधान के भीतर नहीं हुआ है। ये बात गौर से देखेंगे कि संघ राज्य का वर्णन ये संविधान में नहीं हुआ है। राज्यों की संघ के रूप में चर्चा ही है। जैसे कोई राज्य है, भारत का 28 राज्य, उसको संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र, बिहार भारतीय राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश ऐसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 इस बात को कहता है कि राज्य क्षेत्र की वर्णन है और राज्य क्षेत्र की परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में दिया है। इसलिए भारत की जो भी हमारी सीमा रेखाएं हैं
उसके अंदर जो हमारा देश है, जितने राज्य और क्षेत्र, ये भारतीय राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। राज्य सैद्धांतिक रूप से गार्नर फार्मूला के आधार पर वह 4 शर्त का धारण करने वाला वो भारत है। भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि भारत क्या है। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट एसआर बॉम्बई राजमन्नार समिति जो उत्तर तमिलनाडु की सरकार ने गठन किया था, और सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था, ये सभी भारतीय संविधान को परिसंघ कहा है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दरअसल कनाडा के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ निश्चित प्रभाव जो यूनियन के रूप में कन्वर्ट हुआ है, यह दक्षिण अफ्रीका से भी ली गई है। इसके कुछ व्यावहारिक लक्षण को ऑस्ट्रेलिया से भी अभिप्रेरित की गई है। दूसरा बात, कुछ अंश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से भी ली गई है। लेकिन हम एक सीधे पीटी को समय यदि कहा जाता है कि भारत में संघवादी व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वह कनाडा है। लेकिन कनाडा व्यवस्था में कुछ चीज ऐसा है जो भारत में जिस बात का वर्णन आई है वो चीज नहीं है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको असंघात्मक भी कह डाले हैं। अब इन बातों से सिद्ध करें कि ये संघात्मक भारत कैसे है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इस संघात्मक पॉइंट को आपको प्रमाणित करना है। तो पहला यहां पर मैंने दिया हम भारत को। दूसरा, लिखित संविधान है। भारत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो स्पष्ट है। इस सबका भारत है, सबको इसमें दृष्टांत के साथ प्रयोग की जाती है। संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट ने अनेक वादों में सिद्ध किया है। जैसे जयललिता जी के प्रकरण में भी कहा गया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। यह सर्वोच्च सिद्धांत पर सर्वोच्च कानूनी व्यवस्था के रूप में भारत का संविधान है। और संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, जो एक समूह के द्वारा बनाई गई, और वह समूह से भारत का संविधान बना है। इसलिए संविधान सबका है और हम भारत के लोग से ये बात की प्रूफ भी करता है। तो ये संविधान की सर्वोच्चता है। परिवर्तनशील संविधान है। भारत का संविधान समय के अनुसार से यह संशोधित होती रहती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होते हैं। संशोधन प्रणाली 2 देश से लिया गया है। एक तरीका अमेरिका से ली गई है और 2 तरीका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान समय के प्रवाह में संशोधित होती रहेगी। एक्ट 368 के भीतर संविधान में संशोधन किया जाता है, जो अब तक चलती आ रही है। द्वैत शासन प्रणाली है। केंद्र और राज्य में द्वैत 2 सरकार है और दोनों ही सरकार उसी भारतीय आयकों को सहयोग कर रही है। और यही भारत की जनता है जो राज्य की सरकार का भी गठन करता है और केंद्र सरकार का भी गठन करता है। इसी में एक व्यवस्था रहती है जिसमें पंचायती राज प्रणाली जाती है। पंचायती राज प्रणाली दरअसल यह सत्ता के विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित है। इसमें पूरे जनता ग्रामीण प्रवेश, सबसे अधिक गाँव में रहती है ग्रामीण प्रवेश, उस ग्रामीण प्रवेश में यह प्रणाली का व्यवस्था किया गया, त्रिस्तरीय फॉर्मूला पर कार्य करता है। दूसरा चीज आता है कि शहरी निकाय है। शहर में भी नगर निकाय की वर्णन की गई है और शहरी निकाय में भी यह व्यवस्था की गई है। तो यह वही जनता शहरी निकाय को चयन करती है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के प्रतिनिधि को निर्वाचन करते हैं। द्वैत सरकार में यह केंद्र में भी सरकार की गठन वही जनता करती है और राज्य में भी सरकार की गठन जनता द्वारा होती है। तो ये जनता की व्यवस्था ही है और जनता समूह में है। ये समूह में सबका भारत है। ये संघवादी भारत का दर्शन कराता है। केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें 3 सूची व्यवस्थापन संबंध के रूप में संघ सूची में 98 विषय कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। राज्य सूची पर 61 विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। संवर्धित सूची पर 52 विषय आते हैं। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो हमारी एक हरीय व्यवस्था है। यह भारत के संविधान। दूसरा, जो भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया है, यह भारतीय दंड संहिता का आधार पर न्याय करती है। भारतीय संविधान के भीतर बहुत सारे ऐसे प्रोविजन बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दे भी रहा है और अनेक स्तरों पर ही परिभाषित करने का भी कार्य किया है। जैसे अनुच्छेद 12 जो भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू होता है, अनुच्छेद 13 रूढ़ि, अंधविश्वास, परंपरा से अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय उससे न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखता है। कानून वहां पर बना भी सकती है। दूसरा बात हो जाता है कि न्याय पुनर्विलोकन के बाद आर्टिकल 32, 139, 226, 142, 145 ये सभी अधिकार इस न्यायपालिका को दिया गया, जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्रतापूर्वक इस किसी व्यक्ति को
सजा भी सुनाती है और वह व्याख्या भी संविधान की करती है। बहुत सारे परिषद की गठन किया गया है। परिषद के रूप में है अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। ये सारी जो परिषद बनाई गई है इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। संवैधानिक संस्था के रूप में आपका वित्त आयोग है, इसमें भी व्यवस्थाएं किए गए केंद्र राज्य दोनों को लाभ हो सके। राज्य अनुदान प्रदान कर, केंद्र अनुदान राज्य को प्रदान करती है, राज्य का जो उचित हिस्सा है ताकि उसको प्राप्त हो सके। विशेष राज्य आता है कि कुछ राज्य ऐसा है, अगला पॉइंट है विशेष राज्य। विशेष राज्य यह बताता है कि यदि कोई राज्य विकास की मूलधारा में नहीं आ पा रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है, तो गाडगिल फार्मूला के आधार पर यह विशेष व्यवस्था करती है, जहां सामान्य राज्य को 60% केंद्र अनुदान देती है, वहीं 40% उस राज्य को मिलाना होता है, जबकि विशेष राज्य वाले राज्य को 90% केंद्र अनुदान देती है, 90% अनुदान देती है और 10% उसका कर्ज हो जाता है। सीधे उस राशि को वह राज्य की सरकार प्रयोग में ला सकती है। और विशेष राज्य के रूप में जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, 8वां स्टेट वो आ जाते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश अब हुआ, लेकिन इससे पहले भी विशेष राज्य की दर्जा उसको दिया जा चुका था 1969 में गाडगिल फार्मूला के तहत। लेकिन वो सुविधा वर्तमान में भी इस केंद्र शासित प्रदेश को नया प्रोविजन के तहत ये सुविधा दिए जा रहे हैं। तो विशेष राज्य है कि उसको एक सामान्य व्यवस्था से विकसित करना, सभी भारतीयों को विकास करना, ताकि समूहगत व्यवस्था के साथ यूनियन हमारा भारत का बना रहे। इस प्रकार से ये संघातक भारत है, इसलिए माई कंट्री नहीं होता है, आवर कंट्री होता है। ये व्यवस्थाओं से वर्णन की गई है। दूसरी बात है कि भारत जो राज्य एक ज्योग्राफी के आधार से जब हम इसको देखते हैं कि सभी राज्यों की भौगोलिक व्यवस्थाएं अलग अलग है, वहाँ की समस्याएं अलग अलग है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग अलग है। इस सभी का विकास यदि एक धारा में आ जाए, उस विकास के लिए भारतीय संविधान की व्यवस्था है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता के साथ भारतीय संविधान का स्वरूप संघवादी है और यह उपरी तत्व के विवेचन से ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान संघवादी है। साथ ही इस संघवाद में सहयोगवादी संघवादी व्यवस्था की ओर अनेक कदम बढ़ाए गए हैं। अब इसकी चर्चा दूसरी टॉपिक में करेंगे, जहां पर एकात्मक व्यवस्था के साथ इसको साबित करना होता है।